इजराइल और फलस्तीन के दरमियान फिलहाल जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इट्स द लीडिंग न्यूज ऑफ होल वर्ल्ड। पर ये जंग कोई आज की नहीं है, बल्कि अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज देखते हैं ना अच्छे से, तो आपको मालूम होगा कि कैसे पैलेस्टीनियन बच्चों पर, औरतों पर, आदमियों पर, बुजुर्गों पर जुर्म हुए हैं और मासूम शहीद हुए हैं। और आज भी इजराइल में भी मासूम मर रहे हैं जिनके कोई गुनाह नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, और पैलेस्टीन में भी। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा, इंडिया से। पिछले 2 दिन से मैंने उचित नहीं समझा कि मैं कुछ टिप्पणी करूं इस क्रूशियल टॉपिक पर दिल रो जाता है जब भी वो वीडियो फुटेजेस हमारे सामने आती है ना, जहाँ चीखें सुनाई देती है हमें हमारे ही जैसे नॉर्मल इंसानों के दर्दनाक मौत की। और ख़ास तौर पर इंडिया के ढेर सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इजराइल पर बहुत जुर्म हो रहा है, पर असलियत ये है कि पैलेस्टीन पर कब से कितना जुल्म हो रहा है। कल ही मुझसे मेरी दोस्त बात कर रही थी कि 8-10 साल पहले रमज़ान के वक्त में वो जब फ़लस्तीनी बच्चों को तड़पता देखती थी ना वीडियोज़ पे, उसकी रूह कांप जाती थी। और तब से वो चीज़ें कभी स्टॉप, इनफैक्ट उससे पहले से भी वो कभी रुकी ही नहीं। तो मासूम चाहे पैलेस्टीन में मरे, चाहे इजराइल में मरे, ये इंसानियत के खिलाफ है। इस मामले में और भी कुछ संगीन बातें हैं जिन पर हमारे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, वो आपको साझा करेंगे। और उससे पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये। वी नो इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल, बट लेट अस नो द रियलिटी। Gaza Strip is only 25 miles long and about 5 miles wide. 2 million Palestinians live packed into this tiny space, one of the most densely populated places in the world. Many live in refugee camps speckled throughout the besieged territory. A stunning 80% of the population relies on foreign aid. पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त जो सबसे ज्यादा न्यूज डिस्कस हो रही है वो है हमास और इसराइल की जंग को लेकर। अब ये क्या सूरत हाल है, आखिर हमास और इसराइल की जंग के कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज क्या होंगे, ये क्यों शुरू की गई, इसकी टाइमिंग याद रखिएगा सबसे परफेक्ट है। हमास ने जो ये जंग शुरू किया, आप इससे पहले भी सुनते रहते हैं कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी रहते हैं। आपको पता है हमास वो जमात है जो कि इसराइल के अंदर फलस्तीन लिबरेशन के लिए काम करती है, यानी ये सुन्नी जमात है जो कि मिलिटेंट भी है, इसका अपना ग्रुप भी है। और ये इसकी डिमांड ये है कि जो ऑक्यूपेशन की हुई है फलस्तीन के अंदर इसराइली फौजों ने, वो उसको फिल फौर ख़त्म करें और यहाँ पर उनको आबाद होने का हक दें। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ जो कि 1948 से लेकर मौजूदा सूरत हाल को सबसे बेहतरीन तौर पर एक्सप्लेन करता है। आप इस मैप को देखें, 1948 के अंदर जब इसराइल का नापाक वजूद बना था, तो उस वक्त आप देखें कि इस हिस्से के अंदर आपको जो ये हिस्सा नजर आ रहा है फलस्तीन का हिस्सा है। और उसके बाद जब इसराइल ने इसकी ऑक्यूपेशन शुरू की, तो आप देखते जाएं कि अब कितना सा सिर्फ गजा का एक इलाका बच चुका है जहां पर फलस्तीनी अवाम रह गई है। बाकी सारे हिस्से के इर्द गिर्द बॉर्डर मौजूद हैं, किसी भी फलस्तीनी को अंदर एंटर होने की इजाजत नहीं है, कोई उसके हकूक नहीं है, कोई उसकी लाइफ नहीं है उस इलाके के अंदर। यानी ये गुलामों जैसी जिंदगी इसराइली फौजों ने और इसराइल ने बनाकर रख दी है उन लोगों की, यानी वो बिल्कुल एक कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, अब गजा का एक इलाका है जहां पर ये हमास मौजूद है, सिर्फ वही इलाका बाकी बच गया है जहां से ये मजामत जारी रहती है। हमास की सपोर्ट के लिए अब खुलम खुला तो ये ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन ईरान उसकी बहुत सपोर्ट करता है, पसे पर्दा तुर्की भी उसकी बहुत सपोर्ट करता है। इसराइल जो है वो इल्ज़ाम इसलिए अक्सर लगाता रहता है ईरान के ऊपर, और यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका ईरान के दुश्मन है, उनको अपना दुश्मन समझते हैं। उसकी वजह भी यही है कि ईरान पसे पर्दा रहकर, उसको मुसलमान उम्मत का दर्द है और वो उसको पसे पर्दा रहकर सपोर्ट करता है। टर्की भी उसको सपोर्ट करता है, यानी तुर्किया। तो इस तरह से बहुत सारे मुल्क हैं जो कि हमास को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका वजूद बचा हुआ है। आलमी फोरम पर जब ये बातें होती हैं तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं, जंग की सूरत हाल हो सकती है और लोगों की, इन मुल्कों की ट्रेड ख़राब हो सकती है, इनका इमेज ख़राब हो सकता है। तो खुलम खुला ये कभी भी इस चीज़ का ऐलान नहीं कर सकते। तो अब इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले इसकी टाइमिंग को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ जिसको आलमी मीडिया ने कवर किया है। देखिए, मैं हमेशा हकायक के ऊपर बात करता हूँ, मैं ना जज्बाती होकर आप लोगों को कोई बात बताता हूँ, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मैं आपको हमेशा हकायक बताऊँ। जब अल्लाह ताला ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हमेशा जज्बाती होने की बजाय हकायक पर रहकर बात करूँ। आप ये न्यूज़ देखें, पूरी दुनिया के अंदर ये न्यूज़ इस वक्त कवर हो रही है कि सऊदी अरेबिया ने बाकायदा तौर पर ये डिमांड की है, अमेरिका ने उनके सामने ये शर्त रखी है। अच्छा, सऊदी अरेबिया को ये खतरा है कि ईरान किसी भी वक्त ना हमारे मुल्क पर हमला कर सकते हैं और हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसको जवाब दे सके। तो अब सऊदी अरेबिया ने क्या सोचा है कि अगर हम अमेरिका के साथ डील फाइनल कर लें, और उस डील का मतलब ये हो कि अगर अमेरिका हमें हर तरह की सिक्योरिटी, हर तरह के हमले से बचाव के लिए डिफेंस प्रोवाइड करे, तो हम
इसराइल के मुद्दे से पीछे हटने के लिए तैयार है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया है और ये डील फाइनलाइज होने जा रही थी कुछ ही दिन तक। इसी डील के फाइनल होने से कुछ ही दिन पहले, यानी जब ये फाइनल होनी थी, पूरी दुनिया को अनाउंस होनी थी, हमास ने ये हमला किया। देखिए, हमास ने पहले भी इसराइल पर हमला किया और इसराइल तो डेली बेसिस पर हमले करता है। डेली से मुराद ये कि हर दूसरे दिन गजा की पट्टी के ऊपर वो हमले करता रहता है, रॉकेट मारता रहता है। तो इस वक्त जो हमास का हमला है, ये बड़ा, यानी टाइमिंग एक बहुत परफेक्ट है इसकी, जिसकी मैं आपको डिटेल आगे जाकर समझाऊंगा। और मैं जरा जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जितने भी हकायक है मेरे पास, मैं आपको आगाह कर सकूं, क्योंकि हर लम्हा इसकी सिचुएशन चेंज हो रही है। देखिए, अब मैं आपको ये वीडियो बनाकर कुछ अपडेट्स दे रहा हूँ, कुछ ही टाइम के बाद हालात चेंज हो जाएंगे, कुछ नई न्यूज आ जाएंगी, तो इसीलिए जल्दी मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, अब सूरत हाल ये है कि 5000 रॉकेट अचानक से हमास की तरफ से फायर किए गए हैं। आप अंदाजा लगाएं, 5000 रॉकेट एक गजा के इलाके के अंदर, जहां पर एक छोटा सा इलाका है, जहां पर ये सुन्नी जमात और ये मिलिटेंट जमात इसराइल पर अटैक कर रही है। वो इसराइल जिसके पास अमेरिका की बैकबोन सपोर्ट है और उसके अलावा इंडिया उसकी सपोर्ट में है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क उसकी सपोर्ट में है और यानी उसके नापाक वजूद को तस्लीम करते हैं, उसके साथ ट्रेड करते हैं, बस से बढ़ता रहकर ही ट्रेड करते हैं। अब उसके पास 5000 रॉकेट, आप लगाएं, अंदाजा लगाएं कि कैसे आ सकते हैं। हमारे मुसलमान मुल्क हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो दर्द रखते हैं हमारे फलस्तीनियों के, जिनके घरों के ऊपर, जिनकी जायदादों के ऊपर इन नापाक इसराइलियों ने कब्जा कर रखा है। उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी तो है, लेकिन कुछ सफारती चीजें ऐसी होती हैं जो कि खुलकर इनको सामने नहीं आने देती। अच्छा, अब हुआ ये कि 5000 रॉकेट अचानक से फायर किए गए हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक 500 लोग जो इसराइली हैं वो हलाक हो चुके हैं और 313 फलस्तीनी जो है वो इसराइली हमले के, यानी इसराइल ने जो बैक पे हमला किया दोबारा से गजा के ऊपर, उसके अंदर 313 अब तक की इतलात के मुताबिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। अब आप पहले भी खबरों में सुनते होंगे कि हमास की तरफ से हमले किए गए हैं और बहुत ज्यादा फायरिंग की गई है या रॉकेट लॉन्चर फायर किए गए हैं, लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। मतलब इसराइल के किसी भी शहर पर हमला होता था तो वो रॉकेट हवा के अंदर ही फट जाया करते थे और उसकी रीजन थी ये आयरन डोम। अब ये आयरन डोम क्या है, इसको अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप इतना समझ लें कि ये गुंबद की तरह का एक सेफ्टी स्ट्रक्चर है। ये गुंबद बना देता है पूरे इसराइल के ऊपर कि कोई भी रॉकेट उसकी हदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे इस आयरन डोम के अंदर, तो नीचे मौजूद रॉकेट उसको फौरन से डिटेक्ट करके उसके मेटल को और उसके ऊपर जाके फायर कर देते हैं। फायर से मुराद एक छोटा रॉकेट निकलता है और उस रॉकेट को जाके टकराता है और उसके बाद उसको तबाह कर देता है, जिससे पूरा शहर बच जाता है और उसको वीराने के अंदर जाके टारगेट करता है जहां पर आबादी ना हो, आबादी से दूर जगह पर टारगेट करता है। यानी जैसे ही वो वीरानी वाली जगह से गुजरेगा वो रॉकेट इसराइल की तरफ बढ़ने लगेगा, फौरन से इसराइल के जो डूम है उसका सिस्टम एक्टिव होगा और उसको तबाह कर देगा फौरन से। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जो एक टाइम के अंदर यानी कई हजार रॉकेट्स को फायर करके तबाह कर सकता है। लेकिन 5000 रॉकेट फायर करने का एक साथ मतलब ये था कि 5000 रॉकेट जब एक साथ फायर किए गए हैं तो उसकी वजह से ये हुआ कि ये सिस्टम जो है आयरन डोम ये फेल हो गया। अच्छा। अब आखिरकार वो कितने रॉकेट्स को फायर करके उसको रोक सकता था इस हमले को? जाहिर है उनमें से कुछ बचा के शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। मोस्टली तो उसने तबाह कर दिए थे। तो उस टेक्नोलॉजी का जाहिर है ये एक ड्रॉबैक था और ये काफी कॉस्टली भी पड़ता है उसको, क्योंकि जब भी कोई रॉकेट फायर किया जाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो करोड़ों में होती है एक रॉकेट की कॉस्ट। अच्छा, हमास ने इसको अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन का नाम दिया। अब ये नाम बड़ा सोच समझ कर लिखा गया है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अक्सा मस्जिद के अंदर तकरीबन को 1.5 साल से तो हम सुन रहे हैं कि इसराइली फोर्सेस, इसराइली एजेंसियां, इसराइली फौजें जबरदस्ती मस्जिद अक्सा के अंदर घुसकर लोगों की जान माल इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी। यानी उनको कोई परवाह नहीं थी कि जो भी लोग थे उनको घसीट कर बाहर ले आते थे, उनको मारते थे, मस्जिद की बेहुरमती कर रहे थे। तो उसकी वजह से ये ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। तो उन्होंने इसी वजह से इसका नाम रखा अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन। अब इस हमले के बाद इसराइल ने ज़ाहिर रिस्पॉन्स तो करना था, उसने वॉर ऑफ इमरजेंसी और वॉर डिक्लेयर कर दिया। यानी उसने कहा है कि बाकायदा तौर पर अब हमने जंग स्टार्ट कर दी है। जैसे यूक्रेन के अंदर रशिया ने जंग स्टार्ट किया और बाकी भी किसी मुल्क के अंदर अगर जंग की सूरत हाल होती है तो उसका फैसला कोई नतीजा निकलता है। कुछ जंगें ऐसी होती हैं जैसे अफगानिस्तान की अमेरिका के अंदर जिसका कोई नतीजा नहीं होता। लेकिन जंग का मतलब यह है कि अब या तो आर या पार, यानी या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, कोई फैसला होगा। यानी उसने क्लियर कर दिया है कि जो गजा के इलाके के अंदर हमास आबाद है उसको हम खत्म करके, उसका वजूद ही खत्म करके उसको छोड़ेंगे।
तो अब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हमास और को खत्म करना है तो उसका मतलब ये है कि गजा के अंदर जितने भी फलस्तीनी हैं उनको भी हम जड़ से खत्म करने वाले हैं। इनडायरेक्टली मतलब ये है। मुझे ये बताएं कि जब वो ऊपर से रॉकेट फायर करेंगे गजा की पट्टी के ऊपर, तो वो रॉकेट को बताएंगे कि भाई साहब ये इधर फैमिली रहती है फलस्तीनियों की, यहाँ पे आपने गिरना नहीं है, आपने सीधा वो हमास के जो फलस्तीनी मुजाहिद हैं आपने उनके ऊपर जाके गिरना है। ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर वो उस शहर को तबाह करने जा रहा है, उस इलाके को तबाह करने जा रहा है जिसके अंदर तमाम फलस्तीनियों का खून बहाएगा वो दोबारा। और फिर इंटरनेशनल मीडिया, हिपोक्रेट मीडिया सिर्फ ये दिखाएगा कि वहां से दहशतगर्दों ने हमला किया, ये नहीं बताएगा कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चों के सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। वो मुजाहिदीन है, वो लिबरेशन के लोग हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क को आज़ादी मिले, इस मुल्क को, जिस मुल्क के ऊपर कब्जा किया गया है, हमारा घर है, हमारे घर को आज़ाद किया जाए। अच्छा, इस हिपोक्रेट मीडिया का चेहरा आप देख लें कि जब यूक्रेन के अंदर ये जंग स्टार्ट हुई है, पूरी दुनिया रोने बैठ गई है कि देखो यूक्रेन के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री था और उसको यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल करना चाहते थे, नेटो के अंदर शामिल करना चाहते थे। तो पूरी दुनिया रोने बैठ गई है कि देखो उन बेचारों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो रशिया ने उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर दिया। रशिया ज़ाहिर है अमेरिका का दुश्मन है, तो ज़ाहिर है अमेरिका ने उससे फ़ायदा उठाया। अपने जो उसके हामी ममालिक थे, पाकिस्तान से भी इसलिए बयान दिलवाने की कोशिश की कि उसकी मजम्मत करो, क्योंकि इनकी तो आपस में शुरू से जंग चल रही है, कोल्ड वार चल रही है, और ये दोनों सुपर पावर्स एक टाइम में एक दूसरे की जड़ें काटने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इस अमेरिका ने पूरी दुनिया के मीडिया को कवर किया, हैंडल किया और पूरी दुनिया में मशहूर करवाया कि रशिया बड़ा जुल्म कर रहा है यूक्रेन के अंदर, और वो लोग बेचारे अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर इनको क्या मौत पड़ जाती है? फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो अपने सर्वाइवल की जंग नहीं लड़ रहे। अब इंटरनेशनल मीडिया को क्या मौत पड़ जाती है? अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है, जिस वजह से जो आप ये समझे कि वीडियो की रूह है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, हमास भी इस बात को जानता है कि वो जंग को नहीं जीत सकता। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमास को पता है कि मैंने ये अटैक करना है, बदले में इसराइल ने अटैक करना है और इसको गजा पट्टी को तबाह कर देना है, और हमारा भी सर्वाइवल खतरे के अंदर है। देखें, दोनों अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। हमास छोटा सा हिस्सा रह गया, हमास के पास छोटा सा हिस्सा रह गया गजा की पट्टी, तो फलस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया। ठीक है, इस बात को जरा गौर से समझें। पूरे फलस्तीन के ऊपर इसराइल कब्जा कर चुका है, सिर्फ गजा की पट्टी रह चुकी है। अब उसने थर्ड टेम्पल बनाना है। थर्ड टेम्पल बनाने से पहले उसको पता है कि जैसे ही मैंने थर्ड टेम्पल बनाया, सबसे पहले मजामत होनी है मेरे हमसाये की तरफ से। हमसाया उसका कौन है? यही गजा की पट्टी की तरफ से, उसके बाद लेबनान की तरफ से, उसके बाद जितने भी अरब ममालिक हैं वो सारे इराक जंग डिक्लेयर कर सकता है, जो इसके दुश्मन है असली। ज़ाहिर है अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ही इनको तबाह किया ना, इन अरब मुल्कों को, और एक अरब वॉर भी हो चुकी है जिसके अंदर इसराइल कामयाब हो गया था अमेरिका की सपोर्ट की वजह से। अब जरा समझने की कोशिश करें कि हमास ने ये हमला क्यों किया है। पहली बात तो ये है कि जो सऊदी अरेबिया है उसकी कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं अमेरिका के साथ, और ये मुआहदा होने लगा था। मैंने जिस मुआहदे का जिक्र किया उसको पता चल चुका था कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो फलस्तीन इशू तो वैसे ही पीछे हो जाएगा। इसराइल यानी सऊदी अरेबिया की सपोर्ट तो वैसे ही खत्म हो जानी है। उसके बाद कौन मुस्लिम उम्मत के अंदर से उठ के मुसलमानों को इकट्ठा करेगा और फलस्तीन के हक में बोलेगा? यानी फलस्तीनियों का सौदा हो रहा था एक किस्म का। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि इंडिया, सऊदी अरेबिया, इसराइल से होता हुआ एक रूट, जिसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जैसा एक कॉरिडोर बनने जा रहा था, जो कि इंडिया से तिजारत को शुरू करता और ट्रेड होते होते सऊदी अरेबिया से गुजरती, सऊदी अरेबिया से होती हुई इसराइल, और इसराइल से पूरे यूरोप के अंदर जाती, पूरे यूरोप के अंदर वो ट्रेड जाती। अब उसकी वजह से क्या होगा कि अगर इनकी आपस में कुर्बतें बढ़ जाती तो ये फलस्तीन का, अगर इसराइल को इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाता, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से ट्रेड चलने लग जाती और इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया जाता उसके वजूद को, तो फिर तो फलस्तीन तो बिल्कुल ही बैक पर हो गया था, उसका तो वजूद ही खत्म हो गया था। पूरी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज करके उसके साथ ट्रेड शुरू कर दी थी। तो गजा तो वैसे ही यानी अपने आखिरी सांसें ले रहा था। अब यानी या तो गजा ने बचना था फलस्तीन ने, या फिर इसराइल ने अपना वैसे ही उसको कब्जा लेना था कुछ ही टाइम के बाद। तो हमास ने ये सोचा है कि यार चलो ठीक है, मुझे पता है कि मैंने तो बचना वैसे भी नहीं है, तो मैं क्यों ना ये जो बेहिस हमारी मुसलमान उम्मत सो रही है इसको जगाता तो जाऊं। और वो सबसे बड़ी बात कि जो हमारे बेहिस किस्म के हुक्मरान बैठे हैं, जो ऊपर ऊपर से एक्टिंग करते हैं कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन अंदर से वो हिपोक्रेट हैं, यानी अंदर से वो मुनाफिक हैं, वो हकीकत नहीं बताते अपने लोगों को। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस अटैक के बाद उनकी हकीकत सामने आ जाएगी, पूरी दुनिया उनकी तरफ देखेगी कि भाई तुम्हारे मुसलमान भाइयों के ऊपर हमला हुआ है, कोई जवाब दो। तुम वहां ट्रेड कर रहे हो और इधर तुम्हारे फलस्तीनियों को वहां कुचला जा रहा है, उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तुम उनके साथ पिंगे बढ़ा रहे हो इसराइल के साथ। ये चीज एक्सपोज हो जाएगी। अब इस मौके पर हर बंदा खुलकर सामने आएगा, हर मुल्क खुलकर सामने आएगा, हर लीडर खुलकर सामने आएगा कि वो वाकई ऊपर ऊपर से कंडेम करता था सारा इसराइल को, या फिर वो हकीकत में वो वाकई ऐसा करना भी चाहता है, या वो इसराइलियों के वजूद का सौदा तो नहीं करके बैठा।
ये चीज हमास ने पूरी दुनिया के सामने लानी है, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना है, और ये काम होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि हमास को पता था कि कुछ ही टाइम के बाद जब इसराइल ने थर्ड टेम्पल की तैयारियां करनी है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है, इसराइल कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। जैसे उसको वो बहाना मिला, उसने थर्ड टेम्पल की तैयारियां शुरू करनी है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप में से काफी लोग इस चीज को समझ नहीं पाए थे कि जब मैंने कहा था कि 1 से 1.5 साल वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर बाकी है, आप लोग नहीं समझ पा रहे थे। इसी वजह से मैंने कहा था कि आखिर में हमास के गजा के पास आखिरी एक अपनी पुश रह गई है, जिसको वो हमले के लिए इस्तेमाल करेगा, तो उसके बाद ये जंग शुरू हो जानी है। आप इस टाइम हालात देख लें, अमेरिका, फ्रांस, यूके कंडेम किया है कि ये हमला हुआ है इसराइल के वजूद के ऊपर, तो सबने मिलकर कंडेम किया। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, उन्होंने भी कंडेम किया है कि वायलेंस को खत्म करो और पीस के साथ इस मुआहदे को, एक मुआहदा लेकर इस चीज को खत्म करो आपस में। देखिए अब इससे होगा क्या। अब अगर हमास के ऊपर अटैक होता है और फलस्तीनियों को मारा जाता है, आखिर कोई तो मुसलमान उम्मत का लीडर होगा जो खुलकर सामने आएगा, उसकी सपोर्ट में आएगा। मिसाल के तौर पे अभी आप मिसाल ले लें, इराक ने कहा है, इराक की फौज ने मैसेज दिया है कि हम आपके साथ हैं और हम अपनी आर्मी को भेज रहे हैं वहां पे। लिबनान जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है, लिबनान को तबाह किया इसराइल ने अपनी एजेंसियों के जरिए। आप देख लें कि लिबनान ने वहां से रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए इसराइल की तरफ। और उसके बाद जो बाकी भी मुस्लिम उम्मत के लीडर हैं, अगर वो मिलकर सिर्फ बातें करने के बजाय, जैसा पाकिस्तान ने सिर्फ बातें की हैं कि इसको पीस की तरफ लेकर जाएं, इस हमले को खत्म करें, अगर सिर्फ बातें करने के बजाय मुसलमान उम्मत इकट्ठी हो गई और प्रैक्टिकली तौर पर उसने जाके इसराइल को ये पैगाम दिया कि खबरदार, हम अपने भाइयों के साथ हैं और हम प्रैक्टिकली तौर पर अपनी आर्मी को भेज रहे हैं एम्यूनेशन के साथ, और अपनी पूरी आर्मी को असले के साथ वहां भेज रहे हैं, उतार रहे हैं, तो फिर तो भाई वर्ल्ड वॉर 3 तो पक्की है। क्योंकि जो इसराइल के जो सपोर्टर हैं मुल्क, अमेरिका, फ्रांस, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो अगर उसकी सपोर्ट में आते हैं तो भाई 2 ब्लॉक दुनिया में बनेंगे, दोनों ब्लॉक आपस में लड़ना शुरू करेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट में आएगा और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जानी है। देखिए मैं जमीनी हकायक को देखकर बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हालात ये लग रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो और ये जुल्म और सितम और ये, यानी मैंने आपको पहले बताया था कि हालात जो हैं वो एंड टाइम्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सारी वो प्रोफेसीज पूरी होती नजर आ रही हैं। इसराइल के अंदर आप देख लें कि वो बच्चिया को बाकायदा कुर्बान करने की तैयारी की जा रही है, थर्ड टेम्पल बनने जा रहा है, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 की पेशन गोई थी। तो आप लोग इन चीजों को समझे और इससे हैरान ना हो, बल्कि आपको तो कहना चाहिए कि सदाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी के अंदर हमें ये दिखाया है कि हमें हमारी आंखों के सामने वो आखिरी पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं, हमें वो नजर आ रहा है सब कुछ होता हुआ। देखें अगर आप सिर्फ दुखी दिल से ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह से हालात तो नहीं बदलने लगे, जमीनी हकायक तो नहीं बदलने लगे। तो अब देखना यह है कि मुसलमान उम्मत इसका क्या रिस्पॉन्स करती है। और आपको पता है कि इसराइल ने तो किसी सूरत पीछे नहीं हटना हमला करने से, और उसने हमास के ऊपर और गजा की पट्टी के ऊपर हमले भी शुरू कर दिए हैं। एक 15 मंजिला इमारत को तबाह कर दिया है और लगातार वहां पर हमले जारी हैं, और उन्होंने तो कह दिया कि हम वॉर की सिचुएशन में हैं। ये वो चीजें जो कि हिपोक्रेट मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, ना आपको बताएगा। हमेशा हम आपको ये बताएंगे जी दहशत ने हमला कर दिया इसराइल की वजूद के ऊपर और जाहिर है कि उनसे बदला लेना जरूरी है। और वो जो 1948 से जुल्म करते आ रहे हैं, दबाते आ रहे हैं, एक कश्तियों पर सवार होकर ये लोग जर्मनी से निकले थे जब हिटलर ने इनकी नस्ल कुशी करना शुरू की थी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था प्लीज हमारी आखिरी उम्मीद को मत तोड़ो। कि इन्होंने अपनी कश्तियों के ऊपर समंदरों में लिखा था, फलस्तीन के साहिलों पे ये आकर रुके थे कि प्लीज हमारी आखिरी उम्मीद आपसे है, हमारी उम्मीद ना तोड़ना। और आज इनके काम देख लें आप, ये क्या कर रहे हैं फलस्तीनियों के साथ। खैर हमास ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, आपको पूरी मुसलमान उम्मत को जगाने की कोशिश की है। अब तक की वीडियोस के मुताबिक जो फलस्तीनी मुजाहिदीन है वो मिलकर हमास के साथ जो इसराइल का बॉर्डर है, फलस्तीनियों के लिए जो बॉर्डर उसने लगाया हुआ है, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। आप वीडियोस देख रहे हैं कब से सोशल मीडिया पर के लोग पैराशूट से फलस्तीन के अंदर उतर रहे हैं, उसके जो फौजी हैं उसको पकड़ कर ले जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनको यानी प्रिजनर बनाकर लेकर जा रहे हैं। यानी इस तरह की सिचुएशन इसराइल के अंदर इससे पहले कभी नहीं हुई, इतना बड़ा झटका कभी नहीं उसको मिला। अब इतना बड़ा झटका मिला है तो मेरे ख्याल से उसका वजूद एकदम शेक हो चुका है। अगर तमाम मुसलमान उम्मत मिलकर इकट्ठी हो जाए ना, तो मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है कि इन तमाम के वजूद को देखकर, तमाम को एक लाइन में खड़ा हुआ देखकर ये जंग भी टल सकती है। जी हाँ, ये जंग टल सकती है। कैसे टल सकती है? ये वर्ल्ड वॉर 3 बाद में भी हो सकती है, लेकिन ये जंग टल भी सकती है। कैसे? कि जब तमाम मुसलमान उम्मत एक पेज पर खड़ी हो जाए कि खबरदार इसराइल को ना निकाला गया तो हम सारे मिलकर एक साथ खड़े हैं, सारे मिलकर एक साथ हमला कर देंगे। तो इस धमकी से भी बात बन सकती है, इस धमकी की वजह से भी इसराइल पीछे हट सकता है। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, तशद्दुद का रास्ता ना अपनाया जाए, यानी जंग ना स्टार्ट हो, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट ना हो
और जो जुल्म सितम किया जा रहा है, तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, कोई यूनाइटेड नेशन के अंदर ऐसा मुआहदा हो कि वक्ती तौर पर फलस्तीनियों को उनके हकूक दे दिए जाएं, उनको मालकाना हकूक दे दिए जाएं, 2 स्टेट बना दी जाएं, आर्जी तौर पे 2 स्टेट बना दी जाएं, कम से कम उनको फलने फूलने का मौका तो मिले फलस्तीनियों को। उसके बाद देखी जाएगी, अगर बाद में वो जंग करना चाहें तो अपने वजूद को बरकरार तो रख सकेंगे ना। इस वक्त तो उनका वजूद भी खतरे में है। तो मुसलमान को तो हमेशा अल्लाह की जात पे भरोसा होता है, हमें अल्लाह की जात पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए कोई बेहतरीन हल निकालेगा, कोई गैबी मदद भेजेगा। लेकिन साथ साथ मेरी बात याद रखें कि आपको दुनियावी मदद की भी जरूरत पड़ती है। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब से जोड़ा है। अगर ऐसा होता तो सहाबा कराम जंगों के अंदर तलवारें लेकर, भाले लेकर और तीर अंदाज लेकर ना जाते, वो सिर्फ अल्लाह को पुकारते, बैठकर दुआ करते मैदान में, और अल्लाह ताला उनको फतह दे देता। ऐसा नहीं होता। जंग के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। आपके पास असला होना जरूरी है, जमीनी हकायक जरूरी है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जंग बदर के अंदर आपको देखें, उनकी जब बात नहीं मानी गई थी, साहबा ने नहीं मानी थी, जंगी हिकमत अमली ठीक नहीं थी, अल्लाह ताला की नाराजगी थी, तो देखें वो जंग के अंदर मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ। तो इसी तरह से होता है कि जब अगर आप अपने आप को प्रैक्टिकली तौर पर तैयार नहीं रखते, सिर्फ जज्बाती होकर सोचते हैं, तो आप हमेशा नुकसान उठाते हैं। क्योंकि दुनियादारी जो चलती है ना, वो अल्लाह ताला ने असबाब से जोड़ी है। तो सारी सिचुएशन ये है कि ये सब कुछ चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर मेकिंग इट डियर ब्रदर। 100% करेक्ट बात हमारे भाई ने बोली कि जो उम्मत है पूरी, अगर वो इकट्ठा होकर के 57 इस्लामिक कंट्रीज धमकी देना इजराइल को, यू स्टे अवे फ्रॉम पैलेस्टीन, वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर आप उनको हार्म पहुंचा रहे हैं ना, तो हम भी जंग का ऐलान करते हैं। इस धमकी तक से भी वो इतने घबरा जाएंगे कि दे विल स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि इस्लाम की, मुसलमानों की पावर बहुत है, बस एकजुट होने की देरी है। वो मैप देख करके बड़ी हैरानगी होती है मुझे कि कैसे पहले पैलेस्टीन पूरा एरिया कवर करती थी और अभी इजराइल ने उस पर कब्जा करके उसे एकदम ना के बराबर जैसे छोटा सा बना दिया है। कितने मासूमों की जानें गई होंगी इन दिस प्रोसेस, पर आज भी लोग लड़ाइयों में ही मुब्तला हैं। मेरे पास तक कितने कमेंट्स आ रहे थे कि तुम मुस्लिम्स को सपोर्ट करती हो ना, देखो हम इंडियंस हैं, हम तो इजराइल के साथ हैं। अरे पहले हिस्ट्री तो जानो, एग्जैक्टली हुआ क्या है, किया किसने जुल्म है, वो तो पहचानो। उसके बाद अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके आप सपोर्ट करिए इजराइल को या पैलेस्टीन को। दुनिया के हर मुसलमान ही नहीं, हर उस इंसान के दिल में दर्द है पैलेस्टीन के लिए जिसने खुली आंखों से सच देखने की कोशिश करी है। एंड नो डाउट 500+ डेथ्स इजराइल के अंदर भी हुई है ना, तो वहां पर भी कई सारे मासूम मरे होंगे। बच्चे जो होते हैं उनकी क्या गलती होती है, वो तो उस कौम में पैदा हो जाते हैं। दे डोंट कॉन्शियसली चूज इट ना। बड़े होकर के व्हेन यू चूज टू डू सम डेविलिश वर्क ना, आप दज्जाल को, सेटन को पूजना अगर आप चूज करते हैं और उस शैतानी रास्ते पर चल करके मासूमों का कत्ल करते हैं, तो फिर आप शैतान की औलाद हैं ही, उसमें कोई डाउट थोड़ा ही है। हम सब तो अल्लाह सुब्हान व तआला से यही दुआ करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का बिल्कुल भी हरगिज ऐलान ना हो और इजराइल ये जो जंग है इसको स्टॉप कर दे। एंड वी स्टैंड विद पैलेस्टीन एंड वी स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। इन सब जंगों के बीच इंसानियत महफूज होती नहीं दिखाई दे रही। आई नो दिस वीडियो इज गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ हेट्रेड फ्रॉम दोज पीपल जो अभी भी सच को देखना नहीं चाह रहे हैं। ऊपरी तौर पे जो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंचा रही है ना खबरें, उससे जागरूक होकर के टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उन सब चीजों से खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने हमारी विचारधारा को खुल करके सामने रखा है और हमारी दुआ है अल्लाह सुब्हान व तआला से कि जो मासूमों की जानें गई हैं उनके परिवारों को अल्लाह ताला सब्र तसल्ली अता फरमाए और इस दुनिया भर में जंग ना हो। आई होप वी ऑल लिव पीसफुली टुगेदर एंड दैट इज इट फॉर राइट नाउ। आप अपनी विचारधारा को जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी कोई बात बुरी लग गई होगी तो वो भी बता दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज।